गुड इवनिंग। आज हम इंडियन हिस्ट्री क्रोनोलॉजी को समझेंगे। इंडियन हिस्ट्री क्रोनोलॉजी में सबसे पहला जो टर्म आता है उसे हम प्री हिस्ट्री के नाम से जानते हैं। प्री हिस्ट्री में किसी प्रकार का कोई साक्ष्य नहीं है, कोई प्रमाण नहीं है। प्री हिस्ट्री से जब हम आगे बढ़ते हैं तो उसे हम प्रोटो हिस्ट्री कहते हैं। प्रोटो हिस्ट्री में साक्ष्य तो है, लिखित प्रमाण भी है, पर उसे अभी तक हम पढ़ नहीं सके हैं, यह रीडेबल नहीं है। और प्री हिस्ट्री में किसी प्रकार का कोई साक्ष्य नहीं है। यह मनुष्य के जब शुरुआती दौर था उस समय को दर्शाने के लिए हम प्री हिस्ट्री का प्रयोग करते हैं, जिसे हम लोग प्रागैतिहासिक काल हिंदी में कहते हैं। और प्रोटो हिस्ट्री को हम लोग आद्यऐतिहासिक काल कहते हैं, जिसमें सभी प्रमाण मौजूद है पर अभी तक हम उसे पढ़ नहीं पाए हैं और समझ नहीं पाए हैं। और अगला जो भाग है उसे हम हिस्ट्री कहते हैं। तो इस प्रकार 3 स्टेप हो गए। सबसे पहला स्टेप, मानव जाति का जब जन्म हुआ उस समय को दर्शाने के लिए प्री हिस्ट्री। दूसरा जो है, जब समय काल आगे बढ़ता है तो वो प्रोटो हिस्ट्री, और फिर हिस्ट्री में आते हैं। तो प्री हिस्ट्री का समय काल निश्चित नहीं है, और प्रोटो हिस्ट्री का जो समय काल है यह 2 मिलियन से लेकर लगभग 4000 BC तक, इस समय काल को हम लोग प्रोटो हिस्ट्री के नाम से जानते हैं। 2 मिलियन दैट मीन्स 20 लाख वर्ष पहले की घटना है ये सब। 2 मिलियन BC। ये प्रोटो हिस्ट्री जो है इसको हम लोग आसानी से प्रोटो हिस्ट्री को 3 भागों में बांट सकते हैं। पहला जो है पैलियोलिथिक एज, फिर दूसरा मेसोलिथिक एज आ जाता है, और तीसरा जो है वह नियोलिथिक एज आ जाता है। पैलियोलिथिक एज का जो टाइमलाइन है वो लगभग 2 मिलियन से लेकर 10,000 BC के बीच का समय काल है। मेसोलिथिक का जो टाइमलाइन है वह 10,000 से लेकर लगभग 7,000 BC के बीच का जो समय काल है उसे हम लोग मेसोलिथिक कहते हैं। और नियोलिथिक का जो समय काल है वो लगभग 7,000 BC से लेकर 4,000 BC। पैलियोलिथिक का सबसे महत्वपूर्ण कार्य क्या है? यह पूर्व पाषाण काल इसे हिंदी में कहते हैं। इस समय आग का आविष्कार हुआ था, फायर का आविष्कार इसी में हुआ था। और मेसोलिथिक में क्या हुआ था? मेसोलिथिक में मेजर क्लाइमेट चेंज हुआ था। और नियोलिथिक में मनुष्य ने आग के आविष्कार के साथ साथ पहिए का आविष्कार किया, कृषि का आविष्कार किया। नियोलिथिक एज में धीरे धीरे ये सिविलाइज्ड होना शुरू हो गए, नदियों के किनारे बसना शुरू कर दिए, ये नियोलिथिक एज में। अब सिमिलरली हम लोग अब हम हिस्ट्री में आते हैं। तो हिस्ट्री को इंडियन पर्सपेक्टिव में हिस्ट्री का 3 भाग हैं। हिस्ट्री को 3 भागों में बांटा गया है।
पहला जो भाग है उसे हम लोग एंशिएंट हिस्ट्री कहते हैं, दूसरा मेडिवल हिस्ट्री है, और तीसरा जो है वो मॉडर्न हिस्ट्री है। एंशिएंट हिस्ट्री का जो टाइमलाइन है वह लगभग 3000 BC से 700 AD, इस बीच का जो टाइमलाइन है उसे हम एंशिएंट हिस्ट्री के नाम से जानते हैं। मेडिवल हिस्ट्री किसे कहते हैं? 700 AD से लेकर 1857 के बीच का जो समय काल है इसको हम लोग मेडिवल हिस्ट्री के नाम से जानते हैं। और मॉडर्न हिस्ट्री किसे कहा जाता है? 1857 से लेकर 1947 या इसके समकालीन समकक्ष में को जो समय है उसे हम लोग मॉडर्न हिस्ट्री के नाम से जानते हैं। उसके बाद भी कॉन्टेम्प्ररी हिस्ट्री में आ जाता है 1947 के बाद का जो समय काल है। तो इस प्रकार एंशिएंट टाइम जो है हम लोग हिस्ट्री में देख सकते हैं। हिस्ट्री को 3 भागों में बांटा गया है। एंशिएंट हिस्ट्री पहला, दूसरा मेडिवल हिस्ट्री, तीसरा मॉडर्न हिस्ट्री। एंशिएंट हिस्ट्री में भारत में बहुत सारे एंशिएंट हिस्ट्री को हम लोग देखते हैं। एंशिएंट हिस्ट्री में लगभग 2700 BC से 1700 BC का जो टाइमलाइन है वह इंडस वैली सिविलाइजेशन के नाम से जाना जाता है, या जिसे हम लोग सिंधु सभ्यता कहते हैं या हड़प्पा सभ्यता कहते हैं। ये जो समय काल है इसमें सिंधु नदी के किनारे सिंधु घाटी का या सिंधु सिविलाइजेशन का आविर्भाव हुआ, गठन हुआ या वहाँ पे निर्माण हुआ। सिंधु घाटी में यह सिंधु घाटी जो है फिलहाल यह पाकिस्तान के हिस्से में है। हड़प्पा सभ्यता जिसे कहा जाता है यह भारत की सबसे पुरानी सभ्यता और लगभग विश्व की सबसे पुरानी सभ्यताओं में से एक मानी जाती है। सिंधु सभ्यता जैसे ही खत्म होता है 1700 BC में, सिंधु सभ्यता के खत्म होने के तुरंत बाद भारत में वैदिक सभ्यता की शुरुआत हो जाती है। वैदिक सभ्यता का जो समय काल है वह वैदिक सभ्यता का समय काल 1500 BC से लेकर 600 BC माना जाता है। वैदिक काल को 2 भागों में बांटा गया है। पहला जो है उसको हम लोग पूर्व वैदिक काल कहते हैं, और दूसरा भाग जो है उसे हम लोग उत्तर वैदिक काल कहते हैं। पूर्व वैदिक काल का जो समय काल है वह लगभग 1500 BC से 1000 BC के बीच आ जाता है, और उत्तर वैदिक काल का जो समय काल है वह 1000 BC से 600 BC के बीच आ जाता है। BC का तात्पर्य है ईसा मसीह के जन्म के पहले, बिफोर द बर्थ ऑफ जीसस क्राइस्ट। और यहाँ पे हम कुछ मूल्य जो तत्व है उसको देखते हैं। वैदिक सभ्यता की शुरुआत जो हुई थी वह आर्यों ने की थी। वैदिक सभ्यता की शुरुआत भारत में आर्यों ने की थी। आर्यों की जो भाषा थी वो संस्कृत थी। संस्कृत में उनकी सभी भाषाएं बोली जाती थी। और वैदिक काल की सबसे जो लिखित प्रमाण है वह हमारा ऋग्वेद है। ऋग्वेद की जो रचना हुआ था वह पूर्व वैदिक काल में ही हुआ था। दैट मीन्स बिटवीन 15 BC टू 1000 BC के बीच में इसकी रचना हुई थी। पूर्व वैदिक काल में ही ऋग्वेद की रचना हुई थी। वेदों की संख्या 4 है। 4 वेदों में से पहला वेद जो है जिसे हम
सबसे पुराना वेद के नाम से भी जाना जाता है, सबसे पुराना वेद है, वह पूर्व वैदिक काल में उसकी रचना हो गई थी। और उत्तर वैदिक काल में बाकी 3 जो वेद हैं, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद, ये तीनों वेद की रचना उत्तर वैदिक काल में माना जाता है। पूर्व वैदिक काल में स्त्रियों का जो स्थान समाज में था वह बहुत ज़्यादा सम्मानीय था, पर जैसे 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 समय आगे बढ़ा, पूर्व वैदिक काल से उत्तर वैदिक काल की तरफ बढ़ा, स्त्रियों का जो समाज में सम्मान होता है वह गिरने लगा, धीरे धीरे उनकी डिग्निटी में डिक्लाइन होने लगा। तो इस प्रकार हम लोग देखें कि इंडियन हिस्ट्री में सबसे पहले 2700 BC से 1700 BC में सिंधु घाटी सभ्यता आ गया। जैसे सिंधु घाटी सभ्यता का अंत हुआ, किसी कारणवश डिजास्टर हो गया या क्लाइमेटिकल किसी प्रकार का फिनोमिनल हो गया, तो उसके कारण सिंधु घाटी सभ्यता का विनाश हो गया। उसके बाद वैदिक सभ्यता आया भारत में। वैदिक सभ्यता में को 2 भाग में बांटा गया है, पूर्व वैदिक काल और उत्तर वैदिक काल, और इसके समय काल दिए हुए हैं। अब जैसे ही वैदिक काल का अंत होता है, भारत में वैदिक काल के अंत के पश्चात भारत में महाजनपद का शुरुआत होता है। महाजनपद, ये महाजनपद लगभग 600 BC से 300 BC तक भारत में मौजूद था। महाजनपदों की संख्या भारत में टोटल 16 थी, जिसमें सबसे शक्तिशाली महाजनपद जो था वह मगध था। मगध के अलावा उज्जैन और बाकी महाजनपद थे। महाजनपद का जैसे ही अंत होता है 300 BC के आसपास, तब भारत में एक साम्राज्य का गठन होता है। उस साम्राज्य का नाम है मौर्य साम्राज्य। मौर्य साम्राज्य के सबसे महान शासक जो थे वह अशोक थे, जिनका राज्याभिषेक 269 BC में हुआ। 269 BC में अशोक जो थे वह सिंहासन पे उनका राज्यारोहण होता है। तो इस प्रकार मौर्य साम्राज्य का जो समय काल है वह लगभग 321 से लेकर 185 BC तक रहा है। जैसे ही मौर्य काल का समाप्त होता है तो फिर पोस्ट मौर्यन आता है। पोस्ट मौर्यन में बाहरी जो देश से आक्रमण होता है, जैसे कुषाण, शक, यूनानी, ये सब आते हैं भारत में, और भारत में वो लगभग 200-300 सालों तक भारत में शासन करते हैं। तो इस प्रकार हम अभी इस टाइमलाइन को समझने की कोशिश करेंगे। प्री हिस्ट्री के बाद प्रोटो हिस्ट्री आ जाता है। प्रोटो हिस्ट्री के बाद हिस्ट्री आ जाता है। हिस्ट्री के 3 भाग हैं, एंशिएंट हिस्ट्री, मेडिवल हिस्ट्री और फिर मॉडर्न हिस्ट्री। एंशिएंट हिस्ट्री में हम लोग क्या क्या चीज देख रहे हैं? एंशिएंट हिस्ट्री में सिंधु सभ्यता देखें, सिंधु सभ्यता का समय काल देख लिए। सिंधु सभ्यता जैसे ही अंत हुआ हम लोग वैदिक काल को देखते हैं। वैदिक काल का जैसे अंत होता है हम लोग महाजनपद को देखते हैं। सिंधु घाटी का जो समय काल है वह लगभग 2700 BC से 1700 BC तक है। वैदिक काल का 1500 BC से लगभग 600 BC तक है। महाजनपद का जो समय काल है 600 BC से 300 BC तक है। तो इस प्रकार हमारा इंडियन हिस्ट्री का जो क्रोनोलॉजी है वो आगे बढ़ता जा रहा है। अब महाजनपद का ये जो टाइमलाइन है, इसी महाजनपद में 2 बड़े धर्म की स्थापना होती है। महाजनपद के समकालीन में ही 563 में गौतम बुद्ध का जन्म होता है।
और 540 में बीसी में महावीर का जन्म होता है। गौतम बुद्ध ने बौद्ध धर्म की स्थापना की और महावीर ने जैन धर्म की स्थापना की। इन दोनों जो धर्म की स्थापना हुई थी, इसका प्रमुख कारण था ये जो वैदिक काल में बहुत सारे समाज में बुराइयां छा गई थी, बहुत सारे अंधविश्वास आ गए थे। इन सब अंधविश्वास को दूर करने के लिए गौतम बुद्ध ने बौद्ध धर्म की स्थापना की और महावीर ने जैन धर्म की स्थापना की। उस समय तक हिंदू धर्म का कोई कॉन्सेप्ट नहीं था, हमारा ये सिंधु या वैदिक सभ्यता तक। और महाजनपद में 563 में गौतम बुद्ध जब आते हैं तो वैदिक सभ्यता में, वैदिक संस्कृतियों में, वैदिक जो सोसाइटी थी, समाज थी, उसमें जो बुराइयां था, उस बुराइयों को दूर करने के लिए ये दोनों महापुरुषों ने दो धर्म की स्थापना की। क्योंकि वैदिक काल में एक एक हवन करने के लिए बहुत सारे धन और बहुत सारे धन की आवश्यकता पड़ती थी और कोई साधारण आदमी भगवान की पूजा नहीं कर पाते थे, किसी प्रकार की अनुष्ठान नहीं कर पाते थे। तो इन सब चीज़ों को देखकर, इस प्रकार की सामाजिक बुराइयों को देखकर दोनों महापुरुषों ने धर्म की स्थापना की। और जैसे ही महाजनपद का अंत होता है, महाजनपद में 16 महाजनपद होता है, जिसमें मगध सबसे शक्तिशाली होता है। यही मगध आगे चलकर मौर्य साम्राज्य का रूप धारण करता है। और मौर्य साम्राज्य में अशोक सबसे महान शासक बनते हैं और उनका राज्याभिषेक जो होता है वह 269 बीसी में उनका राज्याभिषेक होता है। 269 में राज्याभिषेक होने के बाद 261 बीसी में कलिंग का युद्ध होता है। कलिंग के युद्ध में वो इतने ज़्यादा जो आहत हुए थे उनके सैनिक, उनको देखकर उनका हृदय परिवर्तन हो जाता है और उसके बाद अशोक जो है वह धर्म के शरण में चले जाते हैं। वे बौद्ध धर्म को अपना लेते हैं और तलवार को छोड़कर धर्म के सहारे वह अपना राज्य को आगे बढ़ाने की कोशिश किए, जिसमें वो विफल हो गए और उनका साम्राज्य वहीं से पतन होना शुरू हो गया। जैसे 261 हुआ, 261 के बाद मौर्य साम्राज्य का पतन हो गया। मौर्य साम्राज्य के पतन के बाद पोस्ट मौर्यन साम्राज्य आया। पोस्ट मौर्यन साम्राज्य लगभग 200 सालों तक भारत पर शासन किए। पोस्ट मौर्यन साम्राज्य में कौन कौन थे? इसमें शक थे, कुषाण थे। कुषाण में कनिष्क सबसे सर्वश्रेष्ठ राजा था। उसके बाद ये पोस्ट मौर्यन साम्राज्य के अंत के बाद भारत में गुप्त वंश की स्थापना होती है, जिसके गुप्त वंश के संस्थापक के रूप में श्रीगुप्त जाने जाते हैं और यही गुप्त वंश की स्थापना के श्रेय इनको ही जाता है। पर ऐसा माना जाता है कि गुप्त वंश के जो वास्तविक संस्थापक थे वह चाणक्य थे, या जिसे हम लोग कौटिल्य कहते हैं। उन्होंने समुद्रगुप्त के सहायता से गुप्त वंश की स्थापना की और यही साम्राज्य लगभग 300 एडी से 540 एडी तक इसकी अस्तित्व रहा। इसमें इसी दौरान यहाँ पर जीसस का जन्म होता है जेरूशलम में, जो अभी फिलहाल इजराइल में है। इजराइल में जीसस का जन्म होता है और यहीं से एडी की शुरुआत होती है। इस चीज़ को समझना बहुत ज़रूरी है। एडी के पहले तक जो भी टाइमलाइन था उसे हम बीसी के नाम से जानते हैं। ये सब सारी घटनाएं जो है
वो BC में हुआ। दैट मीन्स बिफोर द बर्थ ऑफ जीसस क्राइस्ट। ईसा मसीह के जन्म के पहले वाली जितनी घटनाएं हैं वह ईसा पूर्व के नाम से जानी जाती हैं। और ईसा मसीह का जब जन्म हुआ, जब जिस दिन जन्म हुआ वो वहाँ से 0 से स्टार्ट हुआ और यही कैलेंडर आगे बढ़ा। आज पूरे वर्ल्ड में ग्रेगोरियन कैलेंडर के नाम से ही जाना जाता है, ग्रेगोरियन कैलेंडर के नाम से। ईसा मसीह के जन्म के 33 AD में उनको क्रूस पर चढ़ा दिया गया और 33 के बाद सिमिलरली हमारे भारत में उस समय गुप्त वंश के शासन की शुरुआत हो चुकी थी। और गुप्त वंश के शासन के बाद हमारे भारत में मेडिवल इंडिया की शुरुआत हो जाती है। मेडिवल इंडिया की शुरुआत होती है। मेडिवल इंडिया में लगभग 700 से 1857 तक का जो समय काल है उसे मेडिवल इंडिया कहते हैं। मेडिवल इंडिया में 2 चीज महत्वपूर्ण घटनाएं घटती है। इस समय 612 ईस्वी में, दैट मीन्स AD में, मोहम्मद पैगंबर द्वारा मक्का में मुस्लिम धर्म की स्थापना की जाती है। और पूरे मिडिल ईस्ट जो आज के समय में अफगानिस्तान, अरब लीग, ये सब जो देश है, मक्का, ये सब मुस्लिमों का जो गढ़ माना जाता है, वहाँ पर 612 ईस्वी में मुस्लिम धर्म की स्थापना हुई। और मुस्लिम धर्म की स्थापना के साथ साथ 712 ईस्वी में भारत में पहला मुस्लिम आक्रमण हुआ। यहीं से भारत की जो किस्मत है बदलना शुरू हो गया और भारत गुलामी के जंजीरों में बंधना शुरू हो गया। 712 ईस्वी में भारत में सबसे पहला मुस्लिम आक्रमण होता है। मुस्लिम आक्रमण होने के बाद और इस समय तक भारत में लगभग 700 से 1000 ईस्वी तक पल्लव, परिहार और राष्ट्रकूट, ये 3 जो राजवंश थे ये हिंदू राजवंश थे। और ये हिंदू राजवंश आपस में लड़ते थे। इसी चीज़ का फायदा उठाकर 1000 सन में महमूद गजनी ने महमूद गजनी ने 1000 सन में भारत पर आक्रमण किया और यह लगभग 17 बार भारत पर आक्रमण किया है। और भारत में हर समय यह आक्रमण करके भारत की जितनी भी धन संपत्ति या मंदिरें या भारतीय संस्कृति जितने भी थी सबको यह तहस नहस करके मोहम्मद गजनी भी भारत पे लगभग 1000 से 1027 तक ये भारत पर आक्रमण किया। और उसके बाद महमूद गजनी के बाद महमूद गौरी ने 1075 से लगभग 1175 से लगभग 1192 तक यह भारत पर आक्रमण करता है। इसी में महमूद तराइन का प्रथम युद्ध, तराइन का द्वितीय युद्ध भी होता है। और यहीं से भारत में मुस्लिम साम्राज्य की शुरुआत होती है। महमूद गजनी का आक्रमण हुआ भारत में लगभग 17 बार। उसके बाद महमूद गौरी का आक्रमण होता है। गौरी का आक्रमण होता है और गौरी के आक्रमण के पश्चात भारत में मुस्लिम साम्राज्य की शुरुआत होती है और दिल्ली सल्तनत की स्थापना 1206 में दिल्ली सल्तनत की स्थापना होती है। दिल्ली सल्तनत की स्थापना होती है। यह 1200 से 1526 तक दिल्ली सल्तनत की हुकूमत रहती है, जिसमें बहुत प्रकार के वंशज हैं, जैसे खिलजी वंशज है, जिसमें खिलजी वंशज है। उसके बाद गुलाम वंश था,
उसके बाद तुगलक वंश था, मोहम्मद बिन तुगलक पागल बादशाह, वो अपने राजधानी को ही बदल देता था रातों रात, वो रातों रात सिक्का बदल देता था, उसका अजीब सा फरमान होता था। और उसके बाद 1526 ईस्वी में मंगोल से चंगेज खान का जो वंशज है वह मुगल आता है। मुगल साम्राज्य की शुरुआत होती है, जिसमें बाबर ने दिल्ली सल्तनत के आखिरी सरकार जो थे इब्राहिम लोदी, उसे हराकर बाबर 1526 ईस्वी में पानीपत का प्रथम युद्ध से विजय होकर भारत में मुगल साम्राज्य की स्थापना होती है। और मुगल साम्राज्य की स्थापना के बाद मुगल साम्राज्य की स्थापना 1526 में होती है, जो लगभग 1857 तक ये रहता है। और मुगल साम्राज्य के बाद फिर भारत में आ जाते हैं अंग्रेज, और ये अंग्रेज जो है लगभग 1857 से 1947 तक भारत पे शासन करते हैं। तो इस प्रकार हम भारत के इतिहास को समझे। एंशिएंट हिस्ट्री में कौन कौन सी घटनाएं घटी है, जो प्रमुख घटनाएं हैं। मेडिवल हिस्ट्री में कौन सी घटनाएं घटी है, जिसमें हिंदू राष्ट्र थे, पल्लव, प्रतिहार और राष्ट्रकूट, जो आपस में ही लड़ते थे। और 712 ईस्वी में पहला मुस्लिम अटैक होता है, और वो उसका फायदा उठाकर 1206 से लेकर लगभग 1857 तक लगभग 700 सालों तक पूरा भारत मुस्लिम साम्राज्यों के अंतर्गत ये गुलामी, एक प्रकार के गुलामी से ये समय को बिताता है और गुलामी के जंजीरों में बंधा हुआ था। इसी दौरान 1200 ईस्वी में 12वीं शताब्दी और 13वीं शताब्दी में सूफी संत और भक्ति आंदोलन की भी का आविर्भाव हुआ, जिसे हम लोग हिंदी साहित्य में पढ़ते हैं। और मुगल साम्राज्य लगभग 1526 से 1857 तक रहता है, और उसके बाद अंग्रेज आ जाते हैं। तो इस प्रकार हमारे भारत की जो दुर्दशा है वह उसकी शुरुआत लगभग 712 से शुरू हो गई थी। उसके पहले भी प्राचीन भारत में भी भारत में बहुत सारे आक्रमण हुए हैं। इस प्रकार हम इंडियन हिस्ट्री को समझें, इंडियन हिस्ट्री के क्रोनोलॉजी को समझें। थैंक यू।